नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला जो मैंने शुरू की थी उसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने पूरा पाषाण काल के बारे में देखा था, क्योंकि मैंने बताया था कि नव पाषाण काल भी इसमें बता देंगे, लेकिन वो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर वो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि हम इस वीडियो में मध्य पाषाण काल, इसके बाद हम देखेंगे नव पाषाण काल के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खासियत रही, उन सब की बात करेंगे और कैसे कैसे प्रमुख देखिए इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं संबंधित। देखिए मध्य पाषाण काल वगैरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बस आते हैं स्थल के बारे में कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पर हैं। मुख्य रूप से यही प्रश्न परीक्षाओं में आते रहें। बाकी अगर जो संस्कृति के तौर पर हम देखेंगे तो हो सकता है परीक्षाओं में इनके बारे में थोड़े बहुत प्रश्न आ जाएँ, लेकिन मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे तो यही आते हैं जो भारत के मैप में मैंने बना दिया है। इसमें आपको मैं प्रमुख क्षेत्रों के बारे में मैंने जिक्र कर दिया है, इनको आप देखिए और यही परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आपको आएंगे कि लेखैया से क्या मिला, प्रतापगढ़ से क्या मिला, लंगनाथ से क्या मिला, इनके बारे में यही सब परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। सरायनाहर, दमदमा और महदहा, इन सब कुछ क्षेत्रों का जिक्र होगा। तो आइए देखते हैं, एक एक को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1000 से 8000 ईसा पूर्व है। तो ये मतलब कि 1000 से 8000 ईसा पूर्व में ये कह सकते हैं इनकी टाइम पीरियड रहा है। तो इस काल में हम देखेंगे तो आखिर कौन सी घटनाएं घट रही थी। तो इस काल में हम जब देखते हैं तो देखने को ये मिलता है कि हिमयुग जो था वो खत्म हो रहा था। हिमयुग के खत्म होने से क्या हो रहा था कि हिमयुग खत्म होगा तो सीधी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जलवायु में थोड़ा बहुत कह सकते हैं परिवर्तन देखने को मिला और जलवायु में कह सकते हैं स्थायित्व आने लगा और इसमें इसकी वजह से कई सारे जीवों का विकास हुआ। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब जलवायु गर्म होती है तो गर्म जलवायु में बहुत सारे जीव पनपते हैं। तो उसी से कह सकते हैं जब हिमयुग खत्म हुआ, हिमयुग का दौर खत्म होने के बाद में जब ये काल शुरू हुआ तो उस टाइम में देखेंगे तो हिमयुग के बाद में कई सारे नए नए जीव पनपना शुरू हुए तो और जलवायु क्या हुई, गर्म हो गई। और उस टाइम के बाद से आज तक लगभग देखेंगे तो जलवायु में स्थायित्व बना हुआ है। उदाहरण के रूप में अगर जो आप समझें कि आखिर कैसे नए नए जीवों का विकास हुआ तो गर्मी के टाइम के दिनों को याद कीजिए और देखिए। अगर जो आप मान लीजिए 1 लीटर दूध ले लीजिए, दूध वाले से 1 लीटर दूध ले लीजिए, उसको रख दीजिए, उसको बॉईल ना कीजिए, तो 1 घंटे के मतलब कि पूरा दिन अगर जो रखा रहेगा बॉईल नहीं किया दूध बेकार हो जाता है। लेकिन ठंडियों के टाइम पे चल जाता है। खाना वगैरह ले लीजिए बेकार हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जब गर्मी में क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह सब काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सभी जीव लगभग क्या है एक्टिव रहते हैं। ठंडी में क्या होते हैं सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो नए नए जीवों का विकास हुआ, जलवायु में स्थिरता ही नए जीवों का विकास हुआ। ये तो बात हो गई कि जो बाहरी वातावरण की जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही थी, नए जीवों का विकास हो रहा था, हिमयुग का दौर खत्म हो रहा था। लेकिन मानव के साथ क्या हो रहा था, उसके चेंजेस क्या थे, तो जब उसमें हम देखेंगे तो जो सीएल कार्लाइल है, इन्होंने सबसे पहले देखेंगे तो ये जो आप देखेंगे मिर्जापुर के पास में इन्होंने कुछ कह सकते हैं औजारों की खोज की। तो उसी के नाम पे आप इन्होंने क्या किया कि मतलब कि इन्होंने मध्य पाषाण काल इन्होंने बताया। इसमें क्या था कि आखिर जो यहाँ के जो लोग थे, इससे पहले जो पूरा पाषाण काल मैंने देखा था उसमें कई सारे औजारों के प्रयोग थे कि वो सब लोग कौन कौन से औजार, मतलब औजारों के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। खैर वो सब पत्थर वगैरह इनमें भी प्रयोग हो रहे थे, लेकिन कुछ नई नई चीज़ें इसमें जुड़ गई थी। तो नई नई चीज़ें क्या जुड़ी थी उसमें देखेंगे तो वैसे क्वार्टजाइट है, जेस्पर है, स्फटिक है, कार्नेलियन है, आदि पत्थरों का प्रयोग होने लगा। औजारों की जो कह सकते हैं जो औजार थे वो अपेक्षाकृत छोटे होने लगे। तो औजार जो अपेक्षाकृत छोटे होने लगे तो क्यों छोटे होने लगे वो भी मैं भी चर्चा करूंगा। औजार अपेक्षाकृत छोटे होने लगे और फेंकने वाले औजारों का प्रयोग होने लगा। पहले क्या था कि औजार बड़े होते थे, लेकिन अब क्या हुआ धीरे धीरे जैसे समय बदला तो औजार छोटे होने लगे। औजार छोटे जब होने लगे और उनमें भी देखेंगे तो एक नई चीज़ आती है कि हड्डी के औजारों का भी यहाँ पर प्रयोग हमें देखने को कहीं कहीं मिलता है। हड्डी के औजार वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो इस तरफ मैंने बताया कि हिमयुग की समाप्ति हुई, तापमान में बढ़ोतरी हुई, जलवायु में स्थिरता आ गई और नए जीवों का विकास हुआ। उन नए जीवों के विकास के लिए यहाँ पर फेंकने वाले औजारों का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो जो नए नए जीव का विकास हुआ उनको, क्योंकि आप चूंकि जीवों के विकास की अगर हम देखेंगे तो उस दौर में नए नए छोटे छोटे जीव जो थे वो पनप रहे थे। उनके विकास में देखें तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पर उनका क्या हो रहा था, शिकार करने के लिए नए जीवों के जो शिकार करने के मछली वगैरह मारने के लिए, इन सब के लिए कह सकते हैं कि क्या हो रहा था कि यहाँ पर शिकार वगैरह किया जा रहा था। उनके लिए छोटे औजारों का, फेंकने वाले औजारों का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था। तो फेंकने वाले औजार जैसे देखेंगे तो आपको त्रिभुजाकार के, आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो मैंने बताया है वहाँ पर त्रिभुजाकार तरीके के औजार वगैरह हो गए, तो इन सब का प्रयोग हो, इस तरीके के
मतलब कि अधिक कोनों वाले औजारों का यहाँ पर प्रयोग होना शुरू हुआ। फेंकने पर वो किसी भी तरीके से वार कर सकते थे। इन सब का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये तो वही बातें जो मैंने बताई आपको, तो इसको याद रखेगा। नए जीवों के विकास के लिए और उन्हीं का शिकार करने के उद्देश्य से यहाँ पर छोटे औजारों का प्रयोग होना शुरू हुआ। और कुछ पत्थर जैसे स्फटिक हो गया, कार्नेलियन हो गया, आदि पत्थरों का प्रयोग भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो इसको समझिएगा। बाकी यहाँ पर हमें आग के प्रयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं। अभी हम जिक्र करेंगे कि आखिर किन रूपों में आग के प्रयोग के साक्ष्य में देखने को मिलेंगे, तो आइए उनको समझेंगे। ये हो गई बातें। अब आते हैं थोड़ा सा प्रमुख जो यहाँ पर जो अवशेष वगैरह पाए जाएंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। मतलब प्रमुख जो साक्ष्य हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिले हैं। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, भारत का मैप बना लीजिए, भारत के मैप बना लीजिए और भारत के मैप बना करके उसमें जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप मैप में नोट कर लेंगे। थोड़ा आसानी हो जाएगी इस पढ़ने में, क्योंकि जब आप मैप से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं। जैसे मैंने राजस्थान का जिक्र किया या मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो आप जैसे राजस्थान पढ़ेंगे तो आपके ठीक आपके सामने आ जाएगी, हाँ राजस्थान ये है, तो आपको पता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी थी। लेकिन डायरेक्ट राजस्थान लिख करके कर लोगे तो उतना आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए मैप बनाइए, मैप में जगहों को डिनोट कीजिए, उससे आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी में। तो यूपी का जो जिला है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में क्या हुए अवशेष पाए गए। 3 जगहों पे उनके प्रमुख अवशेष मिलते हैं। तो उसमें कौन से, सराय नाहर है, दमदमा है और महदहा है। 3 क्षेत्र मिले। बाकी का जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर विंध्य श्रेणी में यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर मिर्जापुर के पास में भी देखेंगे, तो यहाँ पर अवशेष मिले लेखैया में। अब यहाँ पे क्या क्या मिले आइए उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम अन्य जगहों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सराय नाहर में। तो यहाँ पर 37 नर कंकाल एक साथ देखने को मिलते हैं। 37 नर कंकाल कहाँ पर, सराय नाहर में मिलते हैं। और इसमें हम देखेंगे तो एक साथ 4 मानव कंकाल जो है यहीं पर देखने को हमें मिलते हैं। एक साथ 4 मानव कंकालों को एक साथ में 1 1 3 4 करके एक साथ में क्या कर दिया गया, इनको यहीं पर एक साथ दफन कर दिया गया। तो एक साथ नर कंकाल मतलब यहाँ मानव के कंकाल में सराय नाहर में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, सबसे पुराने मध्य पाषाणकालीन क्षेत्रों में से मतलब जगहों में से एक है सराय नाहर। फिर हम बात करेंगे मैदहा की। मैदहा में देखेंगे तो युगल समाधान है, मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों के समाधान साथ में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इनमें भी कह सकते हैं, हड्डियों के भी कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि आग के प्रयोग के साथ यहाँ पे चूल्हों के रूप में मिलता है। चूल्हे वगैरह यहाँ पे जलाते रहे होंगे या ऐसा उनको यूज करते रहे होंगे, तो इसमें यहाँ पर साक्ष्य यहाँ पर भी मिलते हैं। और युगल समाधान के साक्ष्य मिले। हड्डी के उपकरण एवं आभूषण भी यहीं पर देखने को मिलते हैं मैदहा में। हड्डी के उपकरण एवं आभूषण मैदान में। दमदमा की बात करेंगे तो 41 मानव समाधान एक साथ मिलते हैं। 41 समाधान एक साथ का मतलब क्या है कि अलग अलग जगहों पर टोटल 41 समाधान में देखने को मिलते हैं। तो कैसे कैसे इसमें देखेंगे, एक जगह पे 5 युग्म समाधान है एक साथ, मतलब कि 5 युग्म है। मतलब कि जैसे एक कब्र में 2 लोग, फिर दूसरे कब्र में 2 लोग, मतलब एक साथ 5 युग्म समाधान है। तो इस तरीके से अंदर ही अंदर मतलब कि साथ साथ में 2 लोगों को एक साथ 5 युग्म समाधान है। उसके बाद 3 मानव कंकाल हैं, तो लेखैया से 3 मानव कंकाल मिलते हैं। याद रखिएगा, इसी में ही 5 युग्म समाधान, 3 मानव कंकाल, शेष में 1 1, मतलब टोटल क्या हो गया 41 हो गया। समझ गए ना, 41 मानव समाधान है, इसमें से 5 युग्म समाधान, 3 मानव कंकाल अलग से, शेष में 1 1। ठीक है, बाकी जितने बचे 41 में अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। लेखैया में जब हम देखेंगे तो लेखैया में जब हम देखेंगे तो लेखैया में मिलता है। लेखैया है मिर्जापुर में, देखें तो ये क्षेत्र है लेखैया में। तो यहाँ पर क्या है 17 नर कंकाल देखने को मिलते हैं लेखैया में। 17 नर कंकाल एक साथ, तुमको याद रखिएगा 17 नर कंकाल कहाँ मिले, लेखैया मिले। लेकिन इन्हीं में एक इतिहासकार हैं जैन पांडे। जैन पांडे की पुस्तक है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श में जैन पांडे ने कहा है कि यहाँ पर जो मतलब सराय नाहर, मैदहा और दमदमा में जो जितने भी मतलब कि जो मिले हैं, कह सकते हैं जो अवशेष वगैरह मिले, इनमें हड्डी एवं उपकरण, हड्डी के उपकरण एवं आभूषण, ये तीनों जगहों से मिले हैं। ये जैन पांडे का कहना है। तो याद रखिएगा, इतिहासकार है डॉक्टर जैन पांडे, उन्होंने बोला है सराय नाहर, मैदहा और दमदमा में तीनों, उनकी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में ये बातें कही गई। इन तीनों का जिक्र किया गया है, उसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं और आगे। एमपी के आदमगढ़ में देखेंगे। आदमगढ़ में देखें तो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान के बागौर में भी पशुपालन के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। तो ये राजस्थान के बागौर में पशुपालन, आदमगढ़ में भी पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ साथ में जब हम देखेंगे गुजरात में, गुजरात के लंगनाज में 14 नरकंकाल मिले हैं और उपकरण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो लंगनाज में 14 नरकंकाल और उपकरण भी, बागौर में पशुपालन, यूपी में प्रतापगढ़ की जगह जो मैंने बताई, आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो ये रही बातें जो मैंने आपको बताई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। तो फिलहाल आज का वीडियो नहीं समाप्त होता है। अगर जो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें परीक्षाओं में आपको प्रश्न बहुत सारे मिल जाएंगे। जितने क्षेत्र मैंने बताए हैं मैप में इनको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि मैप में नोट करेंगे तभी आपको अच्छे से चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।